हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 20 जो कि 29 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है सामाजिक विज्ञान और इसमें हम पढ़ेंगे इतिहास का एक पार्ट जो कि है पार्ट 5, जब जनता बगावत करती है। और इसमें हम पढ़ेंगे नीतियाँ और लोग, यानी कि कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई थी ब्रिटिश शासन के द्वारा और लोगों की क्या अभिक्रिया रही थी। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, नवाबों की छिनती सत्ता। तो देखिए उस वक्त हमारे देश में बहुत सारे राजा हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे। तो 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और जो हमारे राजा और नवाब थे, भारत के जो शासक थे, उनकी ताकत धीरे धीरे उनसे छिनती जा रही थी। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। रेजिडेंट का मतलब होता है कि अंग्रेज़ अपने में से एक अंग्रेज़ को किसी शासक के राज दरबार में तैनात कर दिया करते थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी क्योंकि ये रेजिडेंट हर मामले में अपनी टांग अड़ाता था। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एकाएक करके छीने जा रहे थे, यानी कि जो इन शासकों के पास अपनी खुद की सेनाएं होती थीं उनको तो हटा दिया गया। जो राजस्व वसूल करने का अधिकार यानी टैक्स जो वसूल करने का अधिकार राजाओं के पास था वो भी इनसे छीना गया और एक एक करके सारे इलाके अंग्रेज़ अपने क्षेत्र में मिलाते जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी करी। तो ये सब देखने के बाद जो स्थानीय शासक थे वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हुए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना कंपनी के साथ बातचीत की जाए जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनकी कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक बेटा गोद ले रखा था और वो चाहती थी कि उनके पति के बाद उनके बेटे को वो उनका राज्य सौंप दिया जाए। पर अंग्रेज़ों ने ऐसी नीति बनाई थी जिसके तहत कोई भी बच्चा जो गोद लिया हुआ है उसको राजा नहीं बनाया जा सकता था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक होता है, फिर से ये अपनी संतान नहीं है, पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। पर फिर उन्होंने नाना साहेब को भी राजा मानने से इनकार कर दिया था और इस वजह से उन्हें भी पेंशन देने से इनकार कर दिया। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। यानी जो भी यहाँ के जो शासक थे वो निवेदन करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, उन सभी को मानने से कंपनी ने इनकार कर दिया। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। देखो, सहायक संधि एक ऐसी संधि थी जिसके तहत अवध की जो अपनी सेना थी उसको हटा दिया गया। अंग्रेज़ों ने कहा कि आप हमारी सेना ले लो, बस आप इनका खर्चा चलाते रहना। तो ऐसे में हुआ क्या कि अवध की अपनी सेना तो समाप्त हो गई। अब जो सेना अंग्रेज़ों ने इन्हें दी है उसका खर्चा भी इन शासकों को ही देना होता था और इस तरीके से उनकी जो शक्ति है वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। अब देखो 1801 से 1856 तक तो सब ठीक ठाक ही चला, पर 1856 ने अंग्रेज़ों ने अवध पे अपना कब्ज़ा ही जमा लिया। और क्या कहा इन्होंने, ये कहा कि डलहौजी उस वक्त यहाँ के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ऐसा कहा कि रियासत का शासन जो है वो ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, यानी जो शासक हैं वो उस लायक नहीं है, इसलिए अंग्रेज़ों ने अवध को अपने क्षेत्र में मिलाया है जिससे वहाँ का शासन अच्छे तरीके से चलाया जा सके। अब कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी, क्योंकि उस वक्त भारत में सबसे ताकतवर कोई शासक था तो वो मुगल ही थे, उनकी मान्यता बहुत ज़्यादा थी। तो कंपनी चाहती थी कि उनकी ताकत को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए जिससे कि भारत में सिर्फ एक ही शक्तिशाली शासक हो, वो अंग्रेज़ हो। तो कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। देखो, पहले क्या हुआ करता था कि सिक्के जारी करने के लिए मुगल बादशाह की परमिशन लेनी पड़ती थी और परमिशन के बाद जो भी सिक्के जारी किए जाते थे कंपनी के द्वारा उस पे बादशाह का नाम ज़रूर होता था। पर धीरे धीरे करके कंपनी ने सिक्कों से बादशाह का नाम हटा दिया। उसके बाद 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद
बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा, क्योंकि लाल किला एक ऐसी जगह है जो कि शासन का गढ़ था, तो वहाँ से हटा के इनको कहीं और बसाए जाने की योजना बनाई जाने लग गई। पर देखिए 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज यानी बेटे को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। और इस तरीके से धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने मुगल शासन को भी खत्म कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं किसान और सिपाहियों का क्या प्रतिक्रिया थी अंग्रेजी शासन के प्रति। तो कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी, यानी जो सिपाही अंग्रेज़ों से परेशान थे, उनसे असंतुष्ट थे, तो उसके पीछे कुछ वजहें थीं। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति नष्ट हो जाएगी, यानी भारतीय लोगों में ये भावना थी कि अगर हम समुद्र पार करते हैं तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, जो आज जिस देश को हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, उस देश में जाकर इन सिपाहियों को युद्ध करना था 1824 में, और उन्हें समुद्र के रास्ते जाना था। तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते जाने में एतराज़ नहीं था, वो लड़ने से मना नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे हमें ज़मीन के रास्ते भेज दो, पर हम समुद्र के रास्ते नहीं जाना चाहते हैं। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे, यानी कि वो अपनी जिस तरीके से उनसे काम लिया जाता था, उनके धर्म के अगेंस्ट चीज़ें की जाती थी, उससे तो वो परेशान थे ही थे। पर जो सिपाही थे वो गांव से ही आते थे, वो किसानों के बेटे ही थे, तो अपने जो गांव में हालात वो देख रहे थे उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे और वो किसान परिवार से आते थे, अपने गांव में अपने परिवार को छोड़कर आए थे। तो लिहाजा किसानों का जो गुस्सा था वो जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया। तो इस तरीके से हमने देखा किसानों में भी गुस्सा फैल गया, सिपाहियों में भी गुस्सा फैल गया, और इसके बाद ही हुई थी 1857 की क्रांति, क्योंकि किसान भी अंग्रेज़ों से खफा हो गए थे, सिपाही भी हो गए थे, और ऐसे अलग अलग वर्ग अलग अलग कारणों से अंग्रेज़ों से परेशान थे। अब उसके बाद है सुधारों पर प्रतिक्रिया। तो कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी, यानी वो लोग जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उनको खुलकर काम करने की इजाज़त दे दी गई इंडिया में। इससे लोगों को नाराज़गी हुई, उन्हें ये लगा कि अंग्रेज़ सभी को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते हैं। उसके बाद सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया था, विधवा विवाह को प्रमोट करने के लिए कानून बनाया गया था। तो इस वजह से भी भारतीयों में गुस्सा फैला, क्योंकि उस समय ये सब चीज़ें इन सभी चीज़ों की मनाही थी भारत में। उसके बाद अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। अंग्रेज़ चाहते थे कि भारत में भारतीय भाषा में शिक्षा ना होकर अंग्रेज़ी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए, तो इससे भी लोगों का गुस्सा फूटा। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। यानी कुल मिला के इससे ये पता चलता है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की जा रही थी। भारतीयों को धर्म परिवर्तन के द्वारा ईसाई बनाने का जो प्रयास था मिशनरियों के द्वारा, उसको प्रोत्साहन मिल रहा था कंपनी के द्वारा। और इन सभी चीज़ों से जो भारतीय जनता थी वो बहुत ज़्यादा आहत थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज़ उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इन सभी कारणों से बाद में हमने देखा अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ, अलग अलग समुदाय के द्वारा, अलग अलग कारणों से। ठीक है, अब इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता किस प्रकार घटती जा रही थी, यानी भारत के जो शासक थे उनकी स्वतंत्रता धीरे धीरे उनसे छीनी जा रही थी, तो वो बताना, इसके बारे में हमें बताना है कि कैसे हुआ। चलिए इसका आंसर लिखते हैं।
तो देखिए पहले प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया, यानी कि कंपनी ने किस तरीके से करके क्या क्या स्टेप्स लिए जिससे मुगल शासक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए और फाइनली ख़त्म हो गए। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कि कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली थी। उसमें उन्होंने क्या किया? पहला, कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। दूसरा, उन्होंने क्या किया? 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और तीसरा क्या कदम था कि 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है, ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा है कि कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे, यानी कि सैनिक क्यों असंतुष्ट थे और किसान क्यों असंतुष्ट थे, ये हमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो तीसरे प्रश्न के आंसर में आप लिखेंगे कि किसान अधिक लगान व बदहाली के कारण परेशान थे, क्योंकि किसानों को बहुत ज़्यादा लगान देना पड़ता था, जिस वजह से उनकी आमदनी बहुत ही कम होती थी और उनका जीवन बहुत ही बदहाली में गुजर रहा था। और सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी, वे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कारण तथा सेवा शर्तों से परेशान थे, यानी कि उनकी जो धार्मिक भावनाओं को आहत हुआ था उससे भी वो परेशान थे। और जो सेवा शर्तें थीं, जैसे कि अंग्रेज़ जो सैनिक थे और भारतीय सैनिक थे, दोनों में भेदभाव किया जाता था, और भी बहुत सारे कारण थे जिस वजह से सिपाहियों में असंतोष की भावना फैली हुई थी। तो ये है तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम पढ़ते हैं चौथा प्रश्न। तो देखिए चौथे प्रश्न में पूछा है कि भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे कि कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी कि वो अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। दूसरा है सती प्रथा पर रोक लगाया गया, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया, इसके लिए कानून बनाए गए, इससे भी लोगों को ऐसा लगा। फिर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया और 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी जो उसकी संपत्ति है, पुरखों की संपत्ति है, तो उस पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इन सभी कदमों से भारतीयों के अंदर बहुत ज़्यादा ये यकीन हो गया था कि अंग्रेज़ उनका धर्म, उनकी सामाजिक रीति रिवाज और उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।